नमस्कार। मेरा नाम संतोष हलवाई है। मैं कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाने के लिए नियुक्त हुआ हूँ। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ संतोष हलवाई, अपॉइंटेड एज हिंदी टीचर इन दिस विद्यालय। बच्चों, 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों, जरा ध्यान से सुनो। आज से पहले आपने हिंदी में वर्णमाला क ख ग घ न च च ज ज न ट ट द द न और इसके अलावा अ आ ई स्वर व्यंजन सब सीखे होंगे। आज मैं आपको हिंदी में भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हिंदी में भाषा क्या है। जब तक आप भाषा को नहीं समझोगे तब तक आप हिंदी को नहीं समझोगे। तो हिंदी को समझने के लिए भाषा को समझना बहुत आवश्यक है। तो अब वो भाषा क्या है, ये भाषा कैसे हम इसे समझ सकते हैं हिंदी भाषा को। ನೋಡಿ, ನೀವು ಹಿಂದಿ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಏನಿದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಮೊದಲು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಎದಕ್ಕಂತಾರೆ ಇದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂದಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬಹುದು. ಈಗ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಮೊದಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಓದ್ಲಾಕ ಬರಬೇಕು, ಬರೀಲಾಕ ಬರಬೇಕು, ಅದು अर्थ ಮಾಡುವುದು क्षमते ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. कोई भी भाषा आपको सीखने के लिए पहले उस भाषा को आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और सांकेतिक रूप से में समझना भी आना चाहिए. और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हिंदी के सभी वर्णों का ध्यान होना आवश्यक है. हिंदी के सभी वर्णों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है. तो अभी हिंदी के वर्ण कौन कौन से हैं? तो हिंदी के वर्णों में स्वर और व्यंजन, इनको मिलकर ही अक्षरों का निर्माण होता है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक अक्षर रखता हूं, क म ल, क म ल, कमल एक शब्द है. तो कमल एक शब्द ये बना कैसे, तो अब इसकी व्याख्या ध्यान से सुनो. ಈಗ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಕಮಲ, ಈಗ ಇದು ಕಮಲ ಶಬ್ದ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೂಡಿದೆ, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, जरा सुनो. अब सबसे पहले यहां पर क, फिर उसके बाद में प्लस अ, प्लस म, प्लस अ, प्लस ल, प्लस अ. तो यहां पर एक कमल शब्द, एक कमल शब्द बनने में इन सब का योगदान है. तब तक वो शब्द नहीं बन पाता. तो भाषा को सीखने के लिए ये आपको सीखना बहुत आवश्यक है. ಮೊದಲು ನೀವು ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕ प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ
ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಕಮಲ. ಈಗ ನಾವು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಭಾಷೆ, ಈ ಭಾಷೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು, ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. अब हम पहले ये देखेंगे कि इस भाषा में आता क्या है. तो इस भाषा में 3 प्रकार आते हैं. ध्यान में रखो, ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है मौखिक भाषा. मौखिक भाषा, फिर उसके बाद में दूसरा है लिखित भाषा. तीसरा है सांकेतिक भाषा. सांकेतिक भाषा, तो यहां पर मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, ये 3 भाषाओं की मदद से हम हिंदी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. तो अब सबसे पहले है मौखिक भाषा. मौखिक भाषा यानी क्या? मौखिक, मौखिक यानी ओरल. ओरल यानी क्या? आप केवल मुख से इसे बोलते हो, इसका लिखान में लिखित रूप से आप इसका इस्तेमाल नहीं करते. तो सबसे पहले है मौखिक भाषा. मौखिक ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೌಖಿಕ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅದು ನೀವು ಬರೆದಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದು ಮೌಖಿಕ ಭಾಷೆ. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮೌಖಿಕ ಭಾಷೆ. ಈ ಮೌಖಿಕ ಭಾಷೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ? अब ये मौखिक भाषा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं? अब मान लीजिए विद्यालय में कोई वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही है, यानी स्कूल में डिबेट कंपटीशन चल रहा है. तो डिबेट कंपटीशन में क्या होता है? डिबेट कंपटीशन, वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही है. डिबेट कंपटीशन में एक लड़का अपने विचार व्यक्त करता रहता है. वो हिंदी में बहुत कुछ बोल रहा है और ये जो कुछ भी वो बोल रहा है वो सब कुछ मौखिक भाषा में आएगा. यहां मौखिक यानी ओरल, ये ओरल भाषा में सब आएगा, ओरल लैंग्वेज में पूरा आ जाएगा. जब वो अपने शब्दों को यहां प्रकट करता है, अपने विचारों को जब व्यक्त करता है, तो वो आने वाले विचार, बच्चों सुनो, अब यहां पर मौखिक भाषा में जब व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है तो वो सारे विचार जब एकत्रित होते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाते हैं. और उसी प्रकार लिखित भाषा, लिखित भाषा में क्या होता है? लिखित भाषा में अक्षर होते हैं. तो मौखिक भाषा में केवल बोलना, लिखित भाषा में लिखना, यानी जो कुछ भी आपने लिख कर रखा है वो सब
डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपके पास मौजूद है, तो वो है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में क्या होता है? तो लिखित भाषा में पत्र, लेख, कहानी, समाचार, जीवनी, जो भी आप लिख कर रख रहे हो वो सब इसमें आता है। यानी लिखित भाषा में ನೀವು ಏನು ಪತ್ರ ಬರೀತೀರಿ, ನೀವು ಏನು ಕಥೆ ಬರೀತೀರಿ, ನೀವು ಏನು ಯಾವುದೇ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೀತೀರಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಲಿಖಿತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೌಖಿಕ ಆಮೇಲೆ ಲಿಖಿತ ಭಾಷೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ बरियूदू, लिख कर रखना, और ये लिखा हुआ ग्रंथ, अब जैसे रामायण है, महाभारत है, ये बहुत कई वर्षों पूर्व, कई 100 वर्ष पहले ये सब लिखा गया था और इसका लिखित डॉक्यूमेंट्स, ग्रंथ हमारे पास मौजूद है। और ये ग्रंथ ही हमें ये बताता है कि एक समय रामायण हुआ था, एक समय महाभारत हुआ था। रामायण में भगवान राम ने रावण का अंत किया था। महाभारत में एक बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई थी जिसमें कौरवों की हार और पांडवों की जीत हुई थी। ये सब कुछ लिखित रूप में लिखा हुआ है। तो हिंदी भाषा को जानने के लिए लिखित रूप ये सबसे बड़ा माध्यम है। जब हम लिखित रूप को समझेंगे, जब हम उसे पढ़ेंगे, लिखित रूप को जब हम पढ़ेंगे तभी हमें इसकी पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो लिखित रूप एक विशेष तरह का हमारे पास संग्रह है जिसके बलबूते पर हम भाषा को और अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखित रूप में हमें सब व्यवस्था की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। घटना कब हुई, कैसे हुई, इसका परिणाम क्या हुआ, वो सब कुछ लिखित भाषा के रूप में मौजूद रहता है। अब हिंदी भाषा सीखना है तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा की जानकारी होना अतीव आवश्यक है। अब इसके अलावा तीसरी बात है। तीसरी बात क्या है? तो तीसरी बात है सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा यानी क्या? तो अब यहां पर तीसरी बात हम सीखने जा रहे हैं, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक का मतलब क्या आता है? हाँ, ಈಗ ಮೂರನೇದಂದ್ರೆ सांकेतिक भाषे. ಈಗ सांकेतिक भाषे ಅಂದ್ರೆ ಏನು? सांकेतिक भाषे यानी आप यहां पर शब्दों का उच्चारण नहीं करते, आप यहां पर ना बोलते हो ना लिखकर दिखाते हो, तो आप यहां करते क्या हो? तो आप यहां पर संकेत, इशारा करके उस ओर जाना है, इस ओर जाना है, ऊपर चढ़ना है, नीचे उतरना है। आप क्या करते हो? केवल संकेतों द्वारा, सिग्नल देकर आप इशारा करके बताते हो। तो सांकेतिक भाषा में केवल संकेत करके आप इसका प्रयोग करते हो। तो संकेत कैसे किया जाता है? तो अब आपसे कोई पूछ रहा है कि बीजापुर जाने का रास्ता कौन सा है, तब आपने अपने मुंह से कोई शब्द नहीं निकाला, आपने केवल इशारा कर दिया। हाँ, ये है इल्लिंद होद्रे बीजापुर बहुते। तो यहां पर आपने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। तो हिंदी में सांकेतिक भाषा भी आती है जिसे लिखा और बोला नहीं जाता।
तो ये ऐसी भाषा है जिसमें मूक बधिर लोग, यानी जो दिव्यांग लोग हैं वो लोग इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, जिन्हें बोलना नहीं आता, जो सुन नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, संकेत द्वारा, संकेत करके आपको अपनी भाषा बताते हैं। तो हिंदी में भी ऐसे ही सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। तो सांकेतिक भाषा में आपको करना क्या है, तो केवल इशारा करना है। इशारा यानी इशारे के द्वारा आपको ये भाषा को बताना है। तो यहां पर हिंदी के 3 स्तंभ है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अब ये भाषा के बाद में भाषाओं के विविध रूप आते हैं। ಇದರ ನಂತರ ಭಾಷೆಯ ವಿವಿಧ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು। ಆ ವಿವಿಧ ರೂप ಏನು? तो भाषा के विविध रूप है बोलियां, परिनिष्ठ भाषा, राष्ट्रभाषा। तो ये 3 प्रकार और इसमें आते हैं। तो अब बोलियां यानी क्या? बोलियां यानी बोल, यानी बोलना, माताडुदु। अब ये बोलियां हर जगह हर स्थान पर बदल जाती है। अब यहाँ की भाषा, कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है, तो ये कन्नड़ बोली है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, तमिलनाडु की भाषा तमिल है, फिर उसके बाद में केरल की भाषा मलयाली है। तो इनकी बोली अलग अलग होती है। तो जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। जब आप अपने घर में जाकर अपने परिवार के लोगों से जब बात करते हो तो आपकी बोली अलग होती है, वो अलग बोली में आप बात करते हो, तो वो बोलियां कहलाती है। और परिनिष्ठ भाषा यानी क्या? तो परिनिष्ठ भाषा यानी व्याकरण जिस भाषा को नियंत्रित करता है, यानी ग्रामर विल कंट्रोल दैट लैंग्वेज। तो ग्रामर उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखकर उस भाषा का प्रयोग करता है, तो वो है परिनिष्ठ भाषा। तो परिनिष्ठ भाषा ये क्या है? तो परिनिष्ठ भाषा में आपको शुद्ध शब्दों का, शुद्ध वाक्यों का प्रयोग करना है। यहां पर अशुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो भाषा का विविध रूप में परिनिष्ठ भाषा आती है। फिर इसके बाद में अंत में राष्ट्रभाषा है। तो अब राष्ट्रभाषा हर राष्ट्र की अलग अलग भाषा है। जैसे इंग्लैंड की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, रशिया की राष्ट्रभाषा रूसी है, जर्मन की राष्ट्रभाषा जर्मनी है, चीन की राष्ट्रभाषा चीनी है, उसी प्रकार भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो ये हिंदी राष्ट्रभाषा, तो इसके भीतर जब आप कुछ कार्य करते हो तो वो कार्य, हिंदी का कार्य, सरकारी कार्य, ध्यान में रखो, सरकारी कार्य, गवर्नमेंट वर्क, जो गवर्नमेंट वर्क होता है वो भारत में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में समान रूप से होता है। क्योंकि भारत में दक्षिण भारत एक ऐसा स्थान है जहां पर अलग अलग विविध भाषाएं हैं, जहां हिंदी का प्रयोग कम है। उत्तर भारत जहां पर हिंदी का प्रयोग अधिक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत में क्या किया गया है, तो भाषा को यहां पर 2 हिस्सों में बांटा गया है, अंग्रेजी और हिंदी। तो
तो हिंदी ये राष्ट्रभाषा, तो सरकारी कार्य जितने भी होते हैं उनको हिंदी में किया जाता है ताकि लोगों तक संदेश पहुंचाया जा सके। और इसे द्वितीय भाषा अंग्रेजी में भी इसका प्रयोग होता है। तो राष्ट्रभाषा, जब राष्ट्रभाषा की बात आती है तो यहाँ पर राष्ट्रभाषा को एक विशेष दर्जा, एक विशेष स्थानमान दिया गया है। अब इसके अलावा लिपियां, अनेक लिपियां आती है। अब लिपियां क्या है? तो लिपियों में देवनागरी लिपि है। अब लिपि यानी आप कंफ्यूज मत करो, लिपि यानी ये अक्षर। अब ये जो मैंने भ, ये जो श ये लिखा है, ये भाषा, ये लिपि कौन सी है? ये लिपि क्या है? तो ये लिपि है देवनागरी लिपि। अब जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी आप लिखते हो, लेकिन अंग्रेजी की लिपि क्या है? तो अंग्रेजी की लिपि या तो लैटिन है या फिर वो इंग्लैंड का यूएस इंग्लिश वो है, तो अमेरिकन इंग्लिश, यूएस इंग्लिश, तो लैटिन भाषा में लिखा जाता है। तो लैटिन ये लिपि है। उसी प्रकार हिंदी में देवनागरी लिपि होती है। देवनागरी लिपि। तो इसका प्रयोग करके ही हम हिंदी भाषा को सीख सकते हैं। तो आज के दिन मैंने आपको भाषा के विषय में जानकारी दी। तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो अगले पीरियड में हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।